बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी और ये हकीकत भी है कि दौलत, ताकत और तख्त ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए इंसान अपने खूनी रिश्तों का भी खूनी बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं तारीख दान अरसलान। फ्रैट्रिसाइड इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है भाई का भाई को कत्ल करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैट्रिसाइड इन ओटोमन एम्पायर पर। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने जब अपने भाई हाबील को कत्ल किया तो ये इंसानी तारीख का पहला फ्रैट्रिसाइड था। बादशाह बनने के लिए भाइयों की आपस में जंगे होना पूरी दुनिया में मशहूर है। रोमन, बाजंतीनी, सासानी, हत्ता के अंदलूसिया के मुसलमानों में भी यह रिवाज आम था। उस्मानियों से पहले सल्जूकी तुर्क कबाइल पर हुकूमत करते थे और सल्जूकियों की आपसी लड़ाइयों की वजह से, शहजादों की आपसी झगड़ों की वजह से सल्जूकी सल्तनत उस्मानियों के सामने तबाह हुई थी और उस्मानी ये नहीं चाहते थे कि ये रिवाज उनमें भी आगे चले और उनकी सल्तनत भी यूं ही तबाह हो जाए। हालांकि उस्मानी बहुत बाद में अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब होते हैं। वीडियो में मैं सिर्फ आपको उन शहजादों या उन सलातीन के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना तख्त बचाने के लिए भाइयों का कत्ल किया। ये जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये पूरी दुनिया में रिवाज था, हर जगह होता है, लेकिन उस्मानियों में ये कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि उस्मानियों ने इसको लीगलाइज कर दिया था। जो भी सुल्तान बनता अगर वो अपने भाइयों को कत्ल कर देता तो उस पर किसी किस्म का जुर्म आयद नहीं होता था। क्यों आयद नहीं होता था, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। आप डेट्स गौर से सुनिएगा, तारीख गौर से सुनिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। 1299 में सल्तनत उस्मानिया कायम होती है और उस्मान गाजी जिन्होंने इनके सल्तनत कायम की थी और जिनके नाम पर सल्तनत कायम हुई थी वो उसके पहले सुल्तान बनाए जाते हैं। ऐसा पहला खून जब उस्मानी खानदान में किसी अपने ने अपने का खून किया वो उस्मान गाजी ने जब अपने चचा दुंदार बे को फांसी दी। दुंदार बे अपने तौर पर बाजंतीनी और दूसरे कबाइल के साथ रवाबित बढ़ा रहा था और ये सल्तनत उस्मानिया के लिए एक खतरे की बात थी। चूंकि ये भाई का कत्ल नहीं था और दूसरा ये इस शक पर किया गया था, इस शुबे पर किया गया था कि किसी भी वक्त बगावत कर सकता है और सल्तनत उस्मानिया को तबाह कर सकता है, इसलिए इसे कत्ल नहीं कह सकते, इसके जुर्म की सजा कह सकते हैं। 1299 में जब सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, 1324 में जब उस्मान गाजी की डेथ हुई तो अब उनके दो बेटे तख्त के हकदार थे, ओरखान गाजी, अलाउद्दीन पाशा। अलाउद्दीन पाशा को ओरखान गाजी ने पेशकश की कि दोनों जायदाद आपस में बांट लेती हैं, सल्तनत आपस में बांट लेते हैं, आधे हिस्से पर तुम हुकूमत कर लेना, आधे हिस्से पर मैं हुकूमत कर लूंगा। लेकिन अलाउद्दीन पाशा एक निहायत ही समझदार इंसान था। उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर हमने सल्तनत बांट ली तो हमारे बाद में हमारे आने वाले बच्चे हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। अगर उन्होंने लड़ाई नहीं भी करनी फिर भी लड़ते रहेंगे और जिसे कहते हैं कि इनएविटेबल हो जाएगी ये लड़ाई। तो उस्मान गाजी के बाद ओरखान गाजी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन जाते हैं। उसके बाद सल्तनत काफी अरसे तक ठीक चलती रहती है। 1399 में 1389 में सुल्तान मुराद अव्वल बैटल ऑफ कोसोवो में सल्तनत उस्मानिया की रहनुमाई करते हैं, उनकी सिपाहसालारी करते हैं और उस जंग के दौरान शहीद हो जाते हैं और वो पहले और वाहिद उस्मानी सुल्तान है जो कि जंग लड़ते हुए शहीद हुए। क्योंकि ये बात एक तय नहीं थी या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई बादशाह यूं जंग में मारा जाएगा, तो यूं मुराद अव्वल ने अपना कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, कोई क्राउन प्रिंस मुकर्रर नहीं किया हुआ था। तो अब सुल्तान मुराद अव्वल के दो बेटे थे, बायजीद और याकूब कल्बी। दोनों में लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन याकूब कल्बी उसी जंग की अफरा तफरी में मारा जाता है और ये क्यास किया जाता है कि बायजीद ने अपने भाई याकूब कल्बी को कत्ल करवा दिया था। 1399 से लेकर 1402 तक बायजीद अव्वल हुकूमत करता है और 1402 में बायजीद की जंग होती है तैमूर के खिलाफ, जिसे अमीर तैमूर भी कहा जाता है या तैमूर लिंग भी कहा जाता है। तैमूर ये लड़ाई जीत जाता है और वो बायजीद अव्वल को कैदी बना लेता है, उसे हॉस्टेज रख लेता है। बायजीद अव्वल के चार बेटे सुलेमान, ईसा, मूसा और महमद ये चारों आपस में खाना जंगी में चले जाते हैं और 11 साल सल्तनत उस्मानिया खाना जंगी की सूरत हाल में रहती है और ये सल्तनत उस्मानिया की सबसे ज्यादा खूनरेज और सबसे ज्यादा खतरनाक खाना जंगी थी। 11 साल चलने वाली ये खाना जंगी 1413 में खत्म होती है जब महमद अव्वल अपने तीनों भाइयों को शिकस्त देने के बाद तख्त हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अभी भी सल्तनत में कोई मखसूस कोड मुकर्रर नहीं हुआ था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल पर सल्तनत उस्मानिया चल रही थी, यानी कि जो शहजादा ताकतवर होता, बाकी शहजादों को हराने में कामयाब हो जाता, वही शहजादा सुल्तान बनने का अहल हो सकता था। सुल्तान मोहम्मद अव्वल के बाद सुल्तान मुराद दोम उनके बेटे बादशाह बने। उनके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने इस्तांबुल फतह किया, कुस्तुनतुनिया था उस जमाने में, उनके जमाने में फ्रैट्रिसाइड की ये प्रैक्टिस जो थी, भाइयों को कत्ल करने की ये प्रैक्टिस लीगल हो गई थी। इसका जवाब ये पेश किया गया कि अगर तमाम शहजादे आपस में लड़ते रहेंगे, खाना जंगी होती रहेगी, हजारों लाखों लोग मरते रहेंगे, तो उसकी बजाय अगर चंद शहजादों को ही मार दिया जाए जो कि बगावत करने के अहल होते हैं, तो हजारों लाखों इंसानों की जानें बचाई जा सकती हैं।
अफरा-तफरी से रुका जा सकता है तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। तमाम शयूख से, तमाम उलमा से इस बात का फैसला लिया गया, इस बात का फतवा लिया गया, तमाम उलमा ने इस बात पर फतवा जारी कर दिया और इसे निज़ाम आलिम का नाम दिया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने एक सौतेले भाई को कत्ल करके लीगलाइज करने की ये प्रैक्टिस जो थी वो शुरू की और उसके बाद जो थी ये प्रैक्टिस सल्तनत उस्मानिया में चंद अरसे तक चलती रही। सुल्तान मोहम्मद दोम के दो बेटे थे, जाम सुल्तान और बायजीद दोम। जाम सुल्तान को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपना जानशीन मुकर्रर किया, जैसे कि क्राउन प्रिंस कहा जाता है इंग्लिश में। दोनों शहजादों को दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया। इन इलाकों को संजाक कहा जाता था, सूबा कह लें या डिस्ट्रिक्ट कह लें। इन इलाकों में जब सुल्तान की वफात होती तो इन इलाकों से तमाम शहजादे कैपिटल की तरफ आते और जो भी शहजादा पहले कैपिटल में पहुंच जाता वही सुल्तान बन जाता और फिर उसके बाद ये लीगल इख्तियार होता था कि वो अपने तमाम भाइयों को जो कि तख्त नशीनी के अहल होते हैं उन्हें कत्ल कर सके। जाम सुल्तान के मुकाबले में बायजीद के साथ जानसेरी फौज की और कुछ वजीरों की सपोर्ट थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद जब दोनों शहजादों को इस बात की खबर दी गई कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की डेथ हो गई है और दोनों शहजादे कैपिटल में आए और अपना अपना जो उनका तख्त नशीनी का हक था उसे कैश करें, तो जाम सुल्तान की तरफ भेजा जाने वाला जो कासिद था उसे जानसरी फौज ने पकड़ लिया और कासिद बायजीद के पास पहुंच गया। जाम सुल्तान ने फिर भी जंग का ऐलान कर दिया। बायजीद के साथ जंग हुई लेकिन जाम सुल्तान ये जंग हार गया और उसके बाद वो फ्रांस चला गया और उसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में धक्के खाता रहा और अपनी मौत तक यूरोप में ही रहा। 1511 में बायजीद दोम के बेटे अहमद और सलीम अव्वल अपनी जिंदगी में ही लड़ने लगे। अहमद ने अपने भाई सलीम अव्वल को रास्ते से हटाने की कोशिश की लेकिन बायजीद दोम ने सलीम अव्वल का साथ दिया और सलीम अव्वल सुल्तान बन गया। सलीम अव्वल के बाद सुलेमान आजम, जिन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट भी कहा जाता है, जिन पर के एक ड्रामा भी बना था, वो सुल्तान बनते हैं और उनका सिर्फ एक ही भाई होता है अवैस नाम का। वो अपने भाई को कत्ल करने की बजाय उन्हें सल्तनत के सबसे दूर के सूबे यमन में भेज देते हैं और उनके खिलाफ कोई जंग नहीं होती। 1566 में सुलेमान आजम की वफात के बाद उनका बेटा सलीम दोम बादशाह बनता है और 1574 में सलीम दोम की वफात के बाद मुराद सोम बादशाह बनता है। मुराद सोम अपने 5 भाइयों को कत्ल कर देता है उसी फ्रैट्रिसाइड के कानून को इस्तेमाल करते हुए और 1574 में जब मुराद सोम बादशाह बनता है तो उस वक्त उसका एक ही बेटा होता है महमद सोम, लेकिन फिर उसके 19 बेटे और पैदा होते हैं। 1595 में जब मुराद सोम की वफात होती है और महमद सोम अपने बाप की जगह बादशाह बनता है तो वो उन तमाम 19 भाइयों को कत्ल करवा देता है। सबसे छोटे भाई की उम्र 11 साल थी। जब सुल्तान मुराद सोम के कफन के साथ 19 मजीद कफन महल से अगले दिन बाहर निकले तो पूरी सल्तनत में, पूरे कैपिटल में कोहराम मच गया और लोगों ने इस बात पर बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस प्रैक्टिस को अब चेंज कर देना चाहिए या इलीगल करार दे देना चाहिए। अगर आप कभी तुर्की जाएं और आया सोफिया को विजिट करने जाएं और आया सोफिया के साथ मुराद सोम के मज़ार को विजिट करने जाएं तो मुराद सोम की कब्र के साथ उसके 19 बदकिस्मत बेटों की कब्रें भी उसी एक मज़ार में मौजूद हैं। कत्ल करने का रिवाज ये होता था कि खून नहीं बहेगा लेकिन जान चली जाएगी। उसका ये होता था कि तलवार से कत्ल नहीं किया जाता था, तमाम शहजादों को गला घोंट कर कत्ल किया जाता था। महमद सोम के बाद जब उसका बेटा अहमद अव्वल बादशाह बना तो वो सिर्फ 13 बरस का था। उसका एक भाई था मुस्तफ़ा जो कि उससे भी छोटा था। अगर अहमद अव्वल अपने उस भाई को कत्ल कर देता तो उसके बाद सल्तनत उस्मानिया में इस बात का शदीद खदशा पैदा होता कि अगर अहमद अव्वल भी कोई मेल हेयर यानी कि कोई मेल शहजादा पैदा नहीं करता तो सल्तनत उस्मानिया तबाह हो सकती है। तो अहमद अव्वल अपने भाई मुस्तफ़ा को कत्ल नहीं करता, लेकिन जब वो फौत होता है तो उसके तमाम बच्चे बहुत छोटे थे। तो पहली बार किसी बादशाह के बेटे को नहीं बल्कि उसके भाई को सुल्तान बनाया गया था। सो यूं मुस्तफ़ा बादशाह बन जाता है और पहली बार सीनियोरिटी की बेस पर फैसला किया गया। इसके बाद ये एक रिवाज चला कि शहजादों को कत्ल करने की बजाय उन्हें महल में कैद कर दिया जाता। तमाम शहजादे पोटेंशियल हेयर्स जो कि बादशाह बनने के अहल होते थे उन्हें महल में कैद कर दिया जाता, जिसे कि कफस कहा जाता था। पिंजरा उर्दू में इसका मतलब बनता है। और उन्हें तभी बाहर निकाला जाता जबकि पहला सुल्तान मर न जाए। इसका नुकसान ये हुआ कि पहले तमाम शहजादों को दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था गवर्नर बनाकर और वो वहां जाकर सियासत सीखते थे, जंगे लड़ने के तरीके सीखते थे, उनमें एक्सपीरियंस आता था, उनमें कैपेबिलिटी पैदा होती थी। इस कानून के बाद जब वो महल में कैद रहते तो बहुत से जहनी मरीज बन गए। एक ऐसा ही उस्मानी बादशाह उस्मान सोम जो कि 51 साल कफस में रहा और जब वो बाहर निकला तो वो तख्त नशीनी के बिल्कुल भी अहल नहीं था क्योंकि वो जहनी तौर पर मफलूज हो चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़माने में भी यही हुआ कि उनके जो बड़े भाई थे मुराद पंजम, वो भी जहनी तौर पर मफलूज हो चुके थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी कफस में ही गुजारी थी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि कत्ल करने की बजाय अगर उन्हें महल में कैद कर दिया जाता था तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी और वो कुछ भी सीखने के काबिल नहीं होते थे और कुछ भी आगे इम्प्लीमेंट करने के काबिल नहीं होते थे। इसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि पहले सूबों के गवर्नर
اپنے عثمانی شہزادے بنائے جاتے تھے، اس کے بعد دوسروں کو، غیروں کو اس بات کا موقع دیا گیا اور انہوں نے ہی بعد میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، جیسے کہ حجاز کے فرمانروا شریف مکہ حسین ابن علی نے انگریزوں کے خلاف مل کر پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ مصر میں بھی اسی طرح بغاوت ہوئی، اس کے علاوہ لیبیا میں بھی اسی طرح بغاوت ہوئی۔ تو بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں پر صرف اس وجہ سے بغاوتیں ہوئیں کیونکہ وہاں پر عثمانی شہزادے حکومت نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسرے خاندان حکومت کر رہے تھے۔ محل میں قید کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا تھا کہ تمام جینیسری یا جو وزیر ہوتے تھے انہیں پتا ہوتا تھا کہ بادشاہ کے مقابلے میں جس نے بادشاہ بننا ہے وہ اسی شہر میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کے دربار کے سامنے یا اس کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں تو بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جو جینیسریز نے اس بات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، بادشاہ کو بہت زیادہ بلیک میل کیا جاتا اور اس سے بہت زیادہ ایسے مطالبات منوائے جاتے جو کہ دوسری صورت میں بادشاہ ماننے کے قابل نہ ہوتا۔ تو دوستو یہ تھی فریٹریسائڈ ان اوٹومن امپائر کی چھوٹی سی داستان۔ میں ڈسکرپشن میں اس کے لنک کاپی کر دوں گا، پیسٹ کر دوں گا جہاں سے میں نے اس ریفرنس لیے۔ اس کے علاوہ میرے ہاتھ ایک بہت ہی مفصل نوٹ لگا، 16 صفحوں پر مشتمل ایک کاپی لگی، میں وہ بھی لنک میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک پیسٹ کر دوں گا، اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اس ٹاپک پر مل جائے گی۔ فی الحال ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں یا آپ کسی ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی اس پر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فی الحال ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔